तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहला चैप्टर हम लोग अकाउंट्स में करेंगे। किस तरह का संस्था के बारे में बात कर रहे हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ठीक है। अब इसमें टोटल हम लोगों ने सब्जेक्टिव में अब तक जो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करा है वो देख लीजिए कितना है। हाँ ठीक है, 15 और एक दो क्वेश्चन और ऐड ऑन मान के चलो, टोटल 17 क्वेश्चन। ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये वाला पीडीएफ में अपलोड हो जाएगा और दिख रहा होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हमने दोनों स्टूडेंट्स का ध्यान रखा है कि जिनको हिंदी में जो समझ में आएगा वो उसमें कर लेंगे और जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है उसमें कर लेंगे। ठीक है ना। तो टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे टेकअप किए गए हैं। अब यहाँ पे ये सवाल है कि क्या हम लोग हर चैप्टर में 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का डिस्कस करेंगे तो विल बी एबल टू मैनेज इट इन 2 आवर्स? नो। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें से उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लास में टेकअप करेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई रोल प्ले। समझ आ रहा है बात? मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने के लिए जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो वहां पे शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में आपको अपलोडेड मिलेगा। अगर आपको जरूरत लगता है तो वो लेक्चर्स देख के फायदा उठा लीजिए, और नहीं तो आपको एक प्रोपोज आंसर यहाँ पे मिला हुआ है और कुछ आंसर्स आपको बुक से खुद पढ़ के खुद करके भी कर सको। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कर सकेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए और आंसर कर रहे हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, डोंट लेट अदर्स कॉपी योर आंसर। अगर ऐसा करने दोगे तो सबसे कम नंबर आपका आएगा, इवन दो कि दूसरों ने आपसे कॉपी करके लिखा। समझ आ रहा है? सारे वही स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं ना, आगे पीछे सब। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही होता है। ठीक है। तो होता क्या है ना कि सामने आगे वाला स्टूडेंट ना आपका आंसर देख के कॉपी कर रहा है और आप देखने भी दे रहे हो, पिछले वाला आपका देख के कॉपी कर रहा है। फ्रेंड हो तो ठीक है। तो फिर वैसा ही होगा जैसे कि लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट का, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, वन ऑफ द टॉपर्स इन द बैच, और पता है उससे पुअर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस उससे 10 to 15% हायर है। इमेजिन। तो सवाल नंबर 1 मेरा यही था उससे कि तुमने किया क्या, क्या तुमने अपना आंसर कॉपी करने दिया? हाँ, हो गया। चेक करने वाले को क्या पता कि तुमने कॉपी किया कि उसने कॉपी किया। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आप में कट छट होगा, जो कॉपी कर रहा होता बहुत प्लेन लिखता है। ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड। ठीक है। चलिए, तो हम बता चुके हैं कि कितना क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे और कितने क्वेश्चन का आंसर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पे मिल जाएगा। ऐप इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोग्राम का। ठीक है। ऐप को फुल्ली यूटिलाइज करा जाएगा, इसलिए हर एक स्टूडेंट के पास ऐप एक्सेस होना जरूरी है। बाइक किसका है, क्या नाम? तो देखो किसका बाइक है, बाइक पहले देख लो। बाइक जो है ना बाहर ही लगाया करो, क्योंकि बाइक का बड़ा मसला हो जाएगा। किसी दुकान के सामने मत लगाओ। जिनका बाइक है वो देख के आओ। बाइक देख के आओ ना, कौन सा बाइक? स्कूटी और बाइक है। बाइक कौन सा है, नाम तो बताओ। अच्छा, जो भी बाइक है वो देख लो एक बार। ले लो। देखो चूंकि 10 बजे के बाद ना शॉप्स ओपन हो जाते हैं, तो किसी भी दुकान के सामने तो बाइक ना ही लगाओ। ठीक है। अगर बाइक से आ भी रहे हो तो कोशिश करो कि ऐसा प्लेस फाइंड आउट करके लगा लो जहाँ पे आराम से बाइक रह सकता है बिना चोरी हुए। वो तो आपको क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग रहता तो 10 बजे तक कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी मार्केट में लगा सकते हो, लेकिन 10 बजे के बाद अलाउड नहीं रहता। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुनाफे कमाने के लिए फॉर्म करा जाता है। प्रॉफिट कमाना मकसद होता है। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस किस लिए कर रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो प्रॉफिट के मकसद से फॉर्म नहीं होता है, जो सोसाइटी को सर्व करने के पर्पज से फॉर्म होता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करने के पर्पज से फॉर्म किया जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एनपीओ। इसका इस तरह के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर में मिल जाएगा। हम
उन क्वेश्चंस को ज्यादा डिटेल से लेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव में रेलिवेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि हम ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर्ली आंसर कर सके। और बाकी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो सिर्फ प्लेन इंफॉर्मेशन है जिसको आप एक बार सुन के याद रख सकते हो और खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, तो उन क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ एक नजर में एक पॉइंट में डिस्कस करके एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देके आगे बढ़ते। इज दैट क्लियर? सो एनपीओ क्या है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसको बोलते हैं? जो प्रॉफिट के मकसद से नहीं चलाया जा रहा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह हो। इज दैट क्लियर? आगे चलें। सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो फीचर्स, एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी थ्योरेटिकल आंसर्स होते हैं उसका एक पॉसिबल आंसर नहीं होता, कई पॉसिबिलिटी होती है, कई तरीके से आप आंसर करते हैं। तो ये यहाँ पे आंसर है, जैसे एक पॉसिबल आंसर है। आप दूसरे साइट्स विजिट करोगे या कहीं पे बुक पढ़ोगे या कोई और कंटेंट देखोगे, यू विल बी गिवन डिफरेंट और ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो जो आपके हिसाब से लगे कि बेस्ट है, हमको समझ में आ रहा है, हम इसमें कंफर्टेबली लिख सकते हैं, तो उस आंसर को फॉलो करिए। की फीचर्स नंबर 1, मिशन ड्रिवन, मतलब कोई मकसद लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए जाते हैं। हो सकता है एजुकेशन का प्रमोशन हो सकता है कोई रिलीजियस वर्क का प्रमोशन है ना, हो सकता है कोई चैरिटेबल वर्क का प्रमोशन हो, इसके लिए ऐसी संस्थाएं फॉर्म की जाती है। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्ट्रेंट, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी प्रॉफिट, हालांकि यहाँ पे हम वर्ड प्रॉफिट यूज नहीं करेंगे, एनपीओ के लिए प्रॉफिट की जगह पे जो वर्ड यूज होगा वो कहलाता है सरप्लस। क्या कहलाता है? और लॉस की जगह जो वर्ड यूज होता है वो कहलाता है डेफिसिट। सरप्लस तब होता है जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादा इनकम कमाया और खर्चा कम है, तो सरप्लस। डेफिसिट में कब जाएंगे? जब खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो डेफिसिट में जाएंगे। ठीक है, तो सरप्लस अगर एनपीओ ने कमाया है तो उनको ये सरप्लस बांटने की जरूरत, बल्कि इस सरप्लस का पैसा ये ऑर्गेनाइजेशन अपने फर्दर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते। तो इसलिए ये जो पॉइंट आया ना, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई रुकावट है? आंसर इज नो, नो सच कांस्टेंट इज देयर। ठीक है, हिंदी में भी इसका आंसर मिल जाएगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है टैक्स एग्जेम्पशन। ऐसी संस्थाओं को, एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अक्सर देखा जाता है कि टैक्सेशन में छूट मिला हुआ होता है, यानी इन्हें टैक्स, इनकम टैक्स देने की जरूरत। फिर आ जाइए गवर्नेंस। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चलाते कैसे है? तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉर्म करा जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक हेड होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं जो उसके वर्क को देखते हैं, एक ट्रेजरर होते हैं जो उसके हिसाब किताब करते हैं। तो इनका फंक्शनिंग का पूरा तरीका है। कम इसका लास्ट वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट। देखो ये गैर मुनाफा संस्थाएं, जहां पे प्रॉफिट नहीं होता ना वहां पे लोग भी कमाते हैं, और जहां पे प्रॉफिट रहेगा ना वहां पे लोग भर भर के आते, लाना नहीं पड़ता, हटाना पड़ता। समझ रहे हो? तो अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप बहुत सारे हाई पेड सैलरीज एम्प्लॉइज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसी संस्थाओं को चलाने के लिए ज्यादातर लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही अपना एफर्ट पास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपना टाइम रिवॉर्ड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आया वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट। अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही इस संस्था में अपना एफर्ट देते हैं, अपना काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, डेली एक्टिविटीज को उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही चलाते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ कॉमन एग्जांपल यहाँ पे आ गया आपका, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब है। बाकी इसका हिंदी में आंसर है नीचे में, एक्सप्लेनेशन तो दोनों लैंग्वेज में आ गया। अब आइए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एक एनपीओ अगर हमने फॉर्म करा है तो पूरे साल भर हमको कौन कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा? सबसे पहले आ रहा है कैश बुक। कैश बुक किसको कहते हैं? कैश बुक जो है वो पहला रजिस्टर है। कैश बुक एक जर्नल है। जर्नल किसको कहते हैं? वो रजिस्टर को कहते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन को, बिजनेस का लेन देन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड करें। जर्नल कौन सा रजिस्टर है?
वैसा रजिस्टर जिसमें ट्रांजैक्शन को डिटेल से सबसे पहली बार सिस्टमैटिकली रूल फॉलो करते हुए रिकॉर्ड, उस रजिस्टर का नाम क्या है? जर्नल। और जब जर्नल, सिंगल जर्नल जब मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहता, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, तो इसी जर्नल को छोटे छोटे रजिस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं। तो सब्सिडियरी बुक भी एक्चुअली में जर्नल ही है। कैश बुक क्या है? कैश बुक एक ऐसा जर्नल है, एक ऐसा सब्सिडियरी बुक है जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन क्योंकि कैश में होता है, तो इसलिए उसको साल भर कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा? कौन सा? कैश। इज दैट क्लियर? किस लिए? क्या रिकॉर्ड करने के लिए? कैश ट्रांजैक्शन को। अब देखो, हमने कहा कि ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कैश पर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा रजिस्टर? मेमोरेंडम एंड वेस्ट बुक। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए कौन सा रजिस्टर मेंटेन करा जाता है? स्टॉक रजिस्टर। फिर उसके बाद आ जाइए, इंप्लॉइज के डिटेल्स के लिए भी उनका रजिस्टर मेंटेन करा जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तो लोग तो चाहिए चाहिए। अब जो भी इंप्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जो सैलरी देना है, जो वेजेस देना है, उनका नाम, उनका एड्रेस, इसके लिए आपको सैलरीज और वेजेस रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जितने लोग एक साथ आए थे, जिनको हम कहते हैं मेंबर्स, क्या बोलते हैं? मेंबर्स वो होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं मिलके, उस कॉमन कॉज के लिए, किसी कॉमन कॉज के लिए जो भी और एनजीओ का फॉर्मेशन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मेंबर्स। तो जितने लोग मेंबर्स है, ये करते क्या है? ये एक्चुअली में एक रेगुलर बेसिस पे कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक अमाउंट पे करते हैं उस संस्था को, ताकि संस्था का डेली का एक्टिविटीज चलाया जा सके। क्लियर है? तो मेंबर्स कौन कौन है उसका भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेंबर से कलेक्शन आना है। किसी का कलेक्शन आना है? सब्सक्रिप्शन आना, रेगुलर पेमेंट उनसे रिसीव होना है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा पूरे साल भर और कोई रजिस्टर जरूरत पड़ने पे मेंटेन हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलें। ये तो हो गया साल भर अकाउंट्स मेंटेन करने का। ईयर के एंड में, जैसे ही आपका साल खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना है? क्या आप अपने मेंबर्स के सामने पूरा रख दो कि ये लो कैश बुक पूरा पढ़ लो? समझ जाएगा क्या वो? दिक्कत है ना? इसका मतलब ये है कि आपको जो पूरे साल भर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको शॉर्ट करके देना पड़ेगा, ताकि जितने लोग उस अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी समझ सके। उनके पास टाइम कम है, तो उनके लिमिटेड टाइम के लिए, उनके लिए आपको स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रिपेयर करना पड़ता है, वो कितने हैं? 3 है। थ्री की स्टेटमेंट। नंबर 1, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या है, इसका डिटेल अगले क्वेश्चन में आएगा, उस पे इसके फीचर्स में देख लीजिएगा, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में बता दें, शॉर्ट में 2 लाइन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और जो प्रैक्टिकल में भी यूज होगा, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। बाकी डिटेल्स की रिसीट और पेमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आगे मिलेगा, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। एक बार देख लेंगे। रिसीट और पेमेंट अकाउंट समरी है कैश बुक का। क्या है? कैश बुक को शॉर्ट में एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है, यानी कितना पैसा कहां कहां से आया और कितना पैसा आपने कहां कहां पेड करा है। इसके लिए जो समराइज स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो, उसका नाम क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कब बनाया जाता है? ईयर एंड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो, रिसीट और पेमेंट से सिर्फ कैश का पोजीशन पता चला ना, ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस में है या ऑर्गेनाइजेशन डेफिसिट में है, ऑर्गेनाइजेशन आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये अंदाजा लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो एनपीओ का इनकम स्टेटमेंट किस नाम से जाना जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा ऑपरेटिंग इनकम और सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सरप्लस और, ये दूसरा की स्टेटमेंट। तीसरा की स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करा जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल को जानने। क्या क्या जानने के लिए? असेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल को जानने के लिए।
यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक तरफ तो रिकॉर्डेड रहता है कि कितनी संपत्तियां हैं, कौन कौन सी संपत्ति है, वो एक साइड रिकॉर्ड हो, और दूसरी साइड इस संपत्ति में को खरीदने में जो भी पैसा लगा है उसमें से कर्जा कितना है और मेंबर्स ने कितना, क्या क्या, कर्ज कितना है और मेंबर्स ने कितना लगा है, मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, कर्ज कितना है और मेंबर्स ने कितना। तो बैलेंस शीट जिसका दो साइड, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट साइड टोटल एसेट्स होंगे जिसको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड सबसे ऊपर में जो इंफॉर्मेशन होगा वो होगा कैपिटल फंड का। हम इसको कैपिटल ना बोल के कैपिटल फंड बोलेंगे एनपीओ में, क्यों, क्योंकि कैपिटल कुछ सर्टेन लोग लगाते हैं, तो जिसने जितना पैसा लगाया है उसका इंफॉर्मेशन जानना जरूरी होता है, इसलिए उसको कैपिटल बोल रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल फंड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मेंबर्स हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, कोई प्रॉफिट मिल जाए, कोई इनकम आ जाए, इस पर्पज के लिए एनपीओ फॉर्म नहीं, क्लियर है। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन दे करके मेंबर्स ने संस्था को फॉर्म करा होगा उन सब कंट्रीब्यूशन को हम किस नाम से जानेंगे, कैपिटल फंड। तो जाहिर सी बात है जो संपत्ति है वो उस कैपिटल फंड से खरीदा गया होगा या फिर कर्जा लिया। ये बैलेंस शीट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है, जिसको आप पढ़ के ये अंदाजा लगा सकते हो कि आगे वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, क्लियर है। रिसिट और पेमेंट अकाउंट, उसके फीचर्स को हम शॉर्ट में डिस्कस कर लें। रिसिट और पेमेंट अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कैश बुक का ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में करके रिकॉर्ड हुआ होता है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा, सबसे पहला कैश बुक का समरी है, ये क्या, कौन सा अकाउंट, रिसीट और पेमेंट। क्या है रिसीट और पेमेंट, समरी ऑफ कैश बुक। किसका है, समरी है कैश बुक का। और कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जो कैश के थ्रू हुआ है और ट्रांजेक्शन जो चेक से हुआ है, ये दोनों रिकॉर्ड करते हैं ना कैश बुक में। अच्छा, जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश बुक को बनाते वक्त आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बुक का बैलेंस भी होता है, वो बैलेंस आपको रिसीट और पेमेंट में भी लिखना होगा। यानी रिसीट पेमेंट अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, आप स्टार्ट में सबसे पहले कैश का और बैंक का बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किस अकाउंट में, रिसीट और पेमेंट अकाउंट। किस साइड लिखेंगे वो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट याद रखना है कि कैश और बैंक बैलेंस से ये स्टार्ट होगा और एंड भी किससे होगा, कैश और बैंक बैलेंस से। इज दैट क्लियर। अगला पॉइंट, इसमें इस अकाउंट में हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये दोनों नेचर है क्या, इस पे क्वेश्चन आगे है तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे कि कैपिटल नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादातर केस में आपको रिसीट और पेमेंट का बैलेंस कैसा दिखेगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कब, ओवरड्राफ्ट के केस। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें यूजर ऑफ अकाउंट को उसके रखे हुए अमाउंट से ज्यादा निकालने की फैसिलिटी मिल जाए। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो उनके विड्रॉ करने का जो फैसिलिटी मिला है उसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। आगे चलो, ये कौन कब प्रिपेयर करोगे, क्या लिखा है, लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, ये जो अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो एक सवाल आ सकता है कि क्या ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है, आंसर इज नो। कैश बुक इज द पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, है ना। और ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या है, डुप्लीकेट है, एक्चुअली में डुप्लीकेट ऑफ कैश बुक है। तो कोई भी किसी चीज का डुप्लीकेट को हम ओरिजिनल बोल सकते क्या। तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है कैश बुक, रिसीट और पेमेंट क्या है, उस कैश बुक का शॉर्ट इंफॉर्मेशन, कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन है। जैसे बुक में स्टोरी पढ़ते हैं पूरा, एंड में समरी दिया रहता है, तो समझ जाओ वो कैश बुक का समरी है। लास्ट वन इज, it does not involve transactions which do not include cash or bank items। जहां पर जो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है वो यहाँ रिकॉर्ड होगा क्या, क्लियर है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश रिसीट और पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, इसको हम लोगों ने जाना कि इसमें हम लोग सारे खर्च और सारे इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। किस लिए, क्या जानने के लिए, क्या जानने के लिए, सरप्लस और डेफिसिट को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा सकता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कौन करता है, कौन प्रिपेयर करता है,
प्रॉफिट कमाने वाली संस्था की नॉन प्रॉफिट कमाने वाली संस्था? नॉन प्रॉफिट कमाने वाली। तो पहला पॉइंट ये है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ये नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो प्रेशर लेने का जरूरत नहीं मिलेगा, तो वो आपके ऑलरेडी ऐप पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि आपको थ्योरी क्वेश्चन पे पढ़ के खुद से भी एक आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज दैट विल स्टे इन योर माइंड। वो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर रटने वाला प्रेशर बना रहेगा। चाहते हो कि रटने वाला प्रेशर ना लो, तो सेल्फ स्टडी करके खुद का एक आंसर बना लो। नेक्स्ट इज, इसका जो नेचर है वो वैसा ही है जैसे आप एक प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट जो संस्था कमाती है कौन सा अकाउंट बनाती है? प्रॉफिट एंड। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अकाउंट बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर होता है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट साल के अंत में प्रिपेयर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारा इंफॉर्मेशन शो हो जाता है, नो, सिर्फ एक्सपेंडिचर और सिर्फ इनकम रिकॉर्ड। एसेट्स रिकॉर्ड होता है क्या? लायबिलिटीज, कैपिटल फंड, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ क्या? ये नहीं, एक पार्ट हुआ जिसमें हमको सिर्फ इतना पता लग जाएगा कि घाटे में है या फायदे में, ये संस्था फायदे में है कि घाटे में, इतना ही पता। ना इस ऑर्गेनाइजेशन यानी इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। रिसीट पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड डबल एंट्री। आगे चलिए, द सरप्लस और डेफिसिट अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करके निकालते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर से, ये एक्चुअली में कहाँ ट्रांसफर होगा? कहाँ ट्रांसफर होगा? आगे चले, रिसीट और पेमेंट के जैसा इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। जैसे ओपनिंग बैलेंस होता है ना रिसीट पेमेंट में, इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग बैलेंस होगा क्या? तो अब एक क्वेश्चन बन गया ना, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कर लोगे आंसर? कर लोगे ना? अब ये मत बोलना कि सर ये वाला क्वेश्चन तो गेट में डालेंगे। अंडरस्टूड हो गया? इफ यू हैव अंडरस्टूड द फीचर्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर और आपने रिसीट और पेमेंट का भी फीचर्स समझ लिया है, तो आप दोनों को कंपेयर करके उसके बीच का डिफरेंस लिख, ठीक है। तो एक क्वेश्चन माइंड में रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इनकम कौन कौन दो क्वेश्चन हम वहां पे बोल रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कौन? रिसीट और पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर के बीच डिफरेंस लिखे। रिसीट और पेमेंट का कैश बुक के साथ डिफरेंस लिखे, इनकम एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट लॉस के साथ डिफरेंस लिखे। तीन क्वेश्चन, कौन कौन? तीन और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, कौन कौन? नंबर 1 रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर डिफरेंस लिखना है, लिख लो। नंबर 2, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है, ये ऐड ऑन है, हाँ, आंसर कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर कंपैरिजन आएगा तो आ सकता है, ये पूछा जा सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन के रूप में लिया है, बट वो क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लेना है। लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एडिशनल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन explain the difference between explain the difference between receipt and payment account and income and expenditure account. Receipt and payment and income and expenditure. clear? Question number 2, write down the difference between receipt and payment account and cash book. Write down the difference between receipt and payment account and cash book. Write down the difference between receipt and payment account and cash book. डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। कैश बुक डेली बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करा। क्लियर है? कैश बुक जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और रिसीट और पेमेंट जो है कैश बुक का शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, ये डिफरेंस है ना? क्लियर है? एंड थर्ड क्वेश्चन इज इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बीच डिफरेंस। differentiate between profit and loss account and income and expenditure account. प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एक्सपेंडिचर गैर मुनाफा संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, एनपीओ के द्वारा। सही है?
प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी आपका, अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा और अगर खर्च ज्यादा है तो लॉस होगा। ऑन दी अदर हैंड एनपीओ में अगर इनकम ज्यादा है तो लॉस होगा और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट होगा। क्लियर है? इन दोनों को बनाने का तरीका सेम है। तो ये 7वां पॉइंट डिस्कस कर लिया था हम लोग। रिसीट और पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, इनकम एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस होता है क्या? नहीं होता। चलेगा 12 12 बजे 12 12 12 बजे तक छोड़ दो। 12 बजे। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर जितना फीचर पढ़ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी पट बनेगा। अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वापस से जीरो पे आ जाओ। पहले डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ताकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप में से जिन्होंने पहले नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी अब आंसर करने लग जाओ। तो पॉइंट नंबर 8, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो क्या फॉलो करते हैं, कौन सा बेसिस? एक्चुअल बेसिस। और जब आप रिसीट और पेमेंट बनाते हैं तो कैश बेसिस फॉलो करते हैं। दोनों में फर्क समझिए। कैश बेसिस में पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तभी। एक्रुअल बेसिस में पैसा नहीं देखते, ड्यूरेशन देखते। इस साल का खर्चा है, रिकॉर्ड होगा। इस साल का इनकम है, रिकॉर्ड होगा। खर्च दिया तो भी, नहीं दिया तो भी। इनकम मिला तो भी, नहीं मिला तो भी। कौन सा बेसिस? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कैश बेसिस में सिर्फ कैश देखा जाता है, एक्रुअल बेसिस में ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट। उस ड्यूरेशन का खर्चा पेड नॉट पेड दोनों रिकॉर्ड होगा, और इनकम पेड रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड दोनों रिकॉर्ड होगा। पॉइंट नंबर 9, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट करना होता है, और ऑडिटिंग कराने के लिए जाएंगे किसके पास? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट करता है इस तरह के। और इधर क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। इंडोमेंट फंड, एनपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अब आने लगे। इंडोमेंट फंड क्या है? तो देखो, इंडोमेंट फंड एक ऐसा फंड जो क्रिएट किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये फंड, इससे जनरेट होने वाला इनकम, उस इनकम से उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। समझ रहे हो? हमको पता है ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रेगुलर इनकम का होना जरूरी है ना? जरूरी है ना? अब कोई पूंजी तो लगाया नहीं कि दिन भर दिमाग अपना लगाता रहेगा। तो लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, फंड क्रिएट कर देते हैं। एक फंड में एक अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, अब उस फंड से रेगुलर इनकम जनरेट होता रहता है, और वो इनकम इस्तेमाल होता है एनपीओ के डेली एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। फंड का प्रिंसिपल अमाउंट बना रहता है। समझ रहे हो? तो ऐसा फंड क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इज दैट क्लियर? इंडोमेंट फंड को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। इंडोमेंट फंड को कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट के इस साइड। और इंडोमेंट फंड से रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट होगा, उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो। इंडोमेंट फंड से रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट होगा कहां शो करेंगे? इनकम साइड में। किस अकाउंट के? एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाइए लाइफ मेंबरशिप फीस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होंगे, बोलेंगे हम 1 साल के लिए मेंबर होंगे। बहुत सारे बोलेंगे क्या? लाइफ टाइम के लिए। somebody is coming और वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनने चाहते हैं, तो उनसे एक बार फीस लिया जाता है। तो एक बार फीस लिया जाता है और उनका मेंबरशिप लाइफ टर्म के लिए। आमतौर से ये जो फीस होता है ना, वो एनुअल अमाउंट का कई गुना होता है। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस मेंबर से एक बार रिसीव होगा। इंडिविजुअल मेंबर से कितनी बार रिसीव होगा? एक बार। ये एक तरह का कैपिटल रिसीट है। कैसा रिसीट है? कैपिटल रिसीट। कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। कैसा रिसीट है? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्यों है?
क्योंकि देखो यहाँ पे हम आपको पॉइंट बताते चले, कैपिटल रिसीट मतलब पैसा आ तो गया है लेकिन इससे बार बार नहीं मिलेगा, रिकरिंग नेचर का नहीं है। बार बार अगर कोई पैसा कहीं से प्राप्त हो रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का माना जाता है, और जो बार बार जहां से नहीं मिल रहा है वो नॉन रिकरिंग नेचर का माना जाता है, वो कैपिटल नेचर का माना जाता है। तो लाइफ में के लिए मेंबर बना रहे हो तो उससे बार बार लोगे क्या, या एक बार लोगे? तो हुआ ना कैपिटल रिसीट। कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में। किस साइड शो करेंगे? साइड किस साइड शो करेंगे? लायबिलिटी साइड किस साइड शो करोगे? किस साइड? तो पूरा ना बोल। आगे देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया। अगला देखें, एंट्रेंस फीस। देखो एंट्रेंस फीस पहले तो हम इसको समझते हैं, ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो उस इंडिविजुअल से वो फीस वसूला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल की बात है तो स्कूल को चलाने वाले मेंबर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे, ट्रस्ट के तौर पे अगर फॉर्म करके स्कूल चलाया जा रहा है तो मेंबर लोगों ने फॉर्म करा होगा। अब वो पेड कर सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस या फिर एनुअल मेंबरशिप फीस, करेंगे पेड। अब स्कूल्स में स्टूडेंट्स की एडमिशन होगी तो स्टूडेंट से भी तो एक अमाउंट रेगुलरली आएगा, आएगा कि नहीं है? क्लब चला रहे हो, क्लब में भी तो एडमिशन फीस दिया जाएगा, है ना? एक बार की बार है ना? तो अब यहाँ पे इसको भी सब कि देखो, मेंबर्स तो जो बनते हैं वो एक बार बने या अगर एनुअल मेंबरशिप पेड कर रहे हैं तो उनसे रेगुलर इनकम आएगा, और लाइफ मेंबरशिप पेड किया है तो वन टाइम आएगा, सही है ना? तो वन टाइम है तो लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, जबकि एनुअल मेंबरशिप फीस जो रेगुलरली आ रहा है उसको इनकम है। ठीक है, ड्यू टू द हम लोग एडमिशन फीस या इंट्रेंस फीस के साथ क्या टेंशन करें? तो इंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस के बारे में ना दो राय, कितना ओपिनियन है? टू ओपिनियन। कुछ कहते हैं तो कैपिटल लेंगे, कुछ कहते हैं रेवेन्यू लेंगे, और दोनों ही का नजरिया अपनी अपनी जगह पे सही है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। जो लोग कहते हैं कि ये कैपिटल नेचर का है वो ये कह रहे होते हैं स्टूडेंट से तो एक ही बार लेंगे एडमिशन फीस, स्टूडेंट से, ट्रेनिंग से एक ही बार लेंगे ना, ये बार बार लेंगे? तो जहां एक बार आया ठीक है। अब दूसरी तरफ जो ओपिनियन रखते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बात मान लिया, बट हर साल नए नए स्टूडेंट्स, नए नए ट्रेनिंग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, तो ये पैसा तो बार बार आएंगे। तो फ्रॉम दीज रीजन कैपिटल रिसिप्ट भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी ट्रीटमेंट हो सकता है। अब सवाल है कि हम कब क्या ट्रीट करेंगे, सुनो अच्छे से। क्वेश्चन में अगर एडमिशन फीस के बारे में या इंट्रेंस फीस के बारे में पहले से बताया हुआ है तो जो कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही ट्रीट करो, ज्यादा तेज नहीं। क्वेश्चन ने जो कहा है वो करो। कह रहा है कि इसको कैपिटलाइज करना है, बैलेंस शीट में, तो कह रहा है इसको रेवेन्यू ट्रीट करना है, इनकम एक्सपेंडिचर में। बैलेंस शीट में कब जाएगा? बैलेंस शीट में कब जाएगा? जब क्वेश्चन क्या बोलेगा, कैपिटलाइज करना है। इनकम एक्सपेंडिचर में कब जाएगा? जब बोलेगा रेवेन्यू ट्रीट करना। तो दैट क्लियर एवरीवन। अब क्या अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करें? तो देखो, अभी बिहार बोर्ड में जो बुक्स है जो रिकमेंडेशन करते हैं वो ये करते हैं कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ट्रीट इट एज अ रेवेन्यू। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट क्या ट्रीट करना है? रेवेन्यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेकिन ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस कैन बी ट्रीटेड ईदर वे, दोनों तरीके से ट्रीट हो सकता है। क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही ट्रीट करो, क्वेश्चन साइलेंट है रेवेन्यू मान के ट्रीट कर लो, और फुट नोट जरूर से दो जहां पर भी ट्रीटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो अपनी पॉसिबिलिटी, अपने प्रोपोज्ड आंसर के बारे में फुट नोट जरूर से दीजिए, आपका आंसर 100% करेक्ट, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, नीचे लिख दो। फिर एंट्रेंस फीस इज, हालांकि क्वेश्चन साइलेंट है तब आपने उसको वहां शो करा है, फुट नोट में लिख दीजिए कि एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज। नेक्स्ट टर्म की तरफ चले। अब आते हैं लेजेसी, वसीयत। खूब सारा प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कमाते चले जा रहे हैं। मतलब जब यंग थे तो पैसे के पीछे भागते भागते इतना प्रॉपर्टी जमा कर लिया कि अब मरने का टाइम। ठीक है, और उसके बाद जब ओल्ड एज में जाते हैं तो बहुत सारा दिखता है कि सोसाइटी में ये खराब है, सोसाइटी में वो खराब है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अभी तो पैसे के पीछे भाग के खूब सारा जमा कर लिया, अब पैसे का क्या करें समझ नहीं आ रहा है, वसीयत कर लो।
उस संस्था को देना, उस संस्था को, उस संस्था को करते हैं ना। तो इस तरीके से जो भी पैसा एनपीओ को प्राप्त होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी। क्या बोलते हैं, लेगेसी। तो लेगेसी वो अमाउंट है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त होता है किसी व्यक्ति के मरने की वजह से या किसी मेंबर्स की मरने की वजह से, जिसने अपने वसीयत में अपनी कोई प्रॉपर्टी उतरना है। मतलब कैसा रिसीट होगा, कैसा रिसीट होगा, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्यों, वन टाइम मिल रहा है, बार बार नहीं मिलेगा। कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में, कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, किस साइड, लायबिलिटी साइड। एग्जैक्टली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना लो, हो सकता है कि हमको इसके बाद इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन का जरूरत ना पड़े, सेल्फ टेस्ट ले सकते। आगे देखो लेजेसी के बाद नेक्स्ट कैपिटल रिसीट किसको बोलते हैं, डेफिनेशन तो यहाँ पे है ही है, जिसका कैसा इम्पैक्ट हो, जिसका बेनिफिट, जिसका इम्पैक्ट कितने समय के लिए हो, लॉन्ग टर्म। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस आया तो मेंबर लाइफ टाइम के लिए बन जाता है, सही है ना। तो ये बेनिफिट कब तक एक्सटेंड होगा, लॉन्ग टर्म। दूसरा जो भी कैपिटल रिसीट्स मिलेगा उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करोगे, उस पैसे का इस्तेमाल आप करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बिल्डिंग बनाने में, है ना, कोई प्रॉपर्टी खरीदने में। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वहां पे आप करें, या इन्वेस्टमेंट में पैसा करेंगे, या फिर अगर कर्जा है तो उसके पे करने में इस्तेमाल करें, या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर है, एक्टिविटीज है, तो वहां पे करें। कौन सा पैसा, कैपिटल, इन जगह पे इस्तेमाल करें। थर्ड कैसा नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, बार बार, रिकरिंग का मतलब ही होता है बार बार होना। कैसा होगा ये, बार बार। कैपिटल रिसीट कैसा नेचर का होगा, नॉन रिकरिंग। तो नाम टर्म बताओ ना क्या है, रिकरिंग की नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। इज दैट क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल रिसीट का जस्ट उल्टा है, कौन सा रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स। ये बार बार है, ऐसा रिसीट तो बार बार है। क्या बोलेंगे तो, ये सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का सोर्स है, रेगुलर आएगा, इसी इनकम की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है, नॉर्मल एक्टिविटीज का पार्ट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लो, अगर आप इस बिजनेस कर रहे हो तो स्टॉक बेचोगे, है ना, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां से इनकम आएगा। अलग अलग तरह के आपको डिस्काउंट मिलते हैं सप्लायर से और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये डिस्काउंट भी आपका इनकम है। आपका जो स्क्रैप पड़ा हुआ होता है उसको बेच के जो पैसा आता है ये भी आपका रेवेन्यू रिसीट है। जो भी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट से आने वाला जो इंटरेस्ट है ये भी रेगुलर मिलता रहता है, ये भी कैसा रिसीट होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा। आपको जो रेंट, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट कर रखा है तो रेंट भी बार बार मिलेगा ना, कैसा रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट। इज दैट क्लियर। रेवेन्यू रिसीट को कहाँ ट्रीट करोगे, इनकम में, इनकम एक्सपेंडिचर में, किस साइड, रेवेन्यू रिसीट कहाँ ट्रीट होगा, बोलो, बोलोगे ना तो माइंड में जाएगा, याद रहेगा अच्छे से, इसलिए बोलने के लिए बोल रहे हैं। जब हम बोले बोलने के लिए तो बोलना है, जब बोले कि साइलेंट रहो तो साइलेंट रहे। तो रेवेन्यू रिसीट कहाँ शो करेंगे, किस साइड, इनकम साइड। और कैपिटल रिसीट कहाँ शो करेंगे, किस साइड, लायबिलिटी साइड। इज दैट क्लियर। कैपिटल रिसीट का पैसा कहाँ इस्तेमाल करोगे, एसेट्स और प्रॉपर्टीज को खरीदने में, कैपिटल एसेट्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, राइट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू रिसीट का इस्तेमाल कहाँ करोगे, डे टू डे खर्च को मीट करने के लिए, डेली का खर्चा करने के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन। अब आते हैं डोनेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के काम से बहुत खुश होते हैं और चाहते हैं कि ऐसा काम होता रहे, और उनका अपना कोई मकसद भी नहीं होता है। वो क्या करते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को एक अमाउंट एज अ गिफ्ट के फॉर्म में डोनेट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज। तो डोनेशन क्या है, ये एक्ट ऑफ गिविंग है। कुछ चीजें, चाहे वो पैसा हो, कोई गुड्स हो, कोई सर्विस हो, अगर एक व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी कॉज के लिए बिना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट किए जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोनेशन। तो डोनेशन अक्सर लोग अपनी मर्जी से देते हैं, मांगा नहीं जाता, आजकल तो मांगा भी जाता है, बट उनको कन्विंस करा जाता है। अगर उनको उनकी काम से, अब जरूरत तो नहीं है कि आप जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो आपके काम को हर कोई जान ही रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अमीर है, आप चाहते हैं कि उनसे कंट्रीब्यूशन आए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मदद मिलेगा, तो यू विजिट देयर, आप उनके पास जाते हैं, बात करते हैं, अपना वर्क दिखाते हैं और फिर उससे करते हैं। आजकल ये वर्क ऑनलाइन भी शो करा जा रहा होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ से जो भी पैसा आएगा ये डोनेशन का आएगा। तो डोनेशन कितने तरह का है, दो तरह, एक है स्पेसिफिक और एक है जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन किसी खास पर्पज के लिए, जनरल डोनेशन
जनरल है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते। तो स्पेसिफिक डोनेशन खास पर्पस के लिए मिला ना, कैसा ट्रीट हो गया, ये कैसा रिसीट हो गया, कैपिटल रिसीट्स, कैसा रिसीट हो गया, कैपिटल रिसीट्स, बार बार नहीं मिलेगा, किसी खास पर्पस के लिए मिलेगा। मान लो फॉर एग्जांपल स्कूल का स्टॉक कर रहे हो, उसकी बिल्डिंग बना रहे हो, तो बार बार थोड़ी ना, बार बार बनाने के नाम पे पैसा मांगोगे तो फिर समझ जाएगा कि होता है। बिल्डिंग बन रहा है सर स्कूल का, पैसा उसके लिए चाहिए। अभी यार 1 साल पहले ना ले गया, बिल्डिंग तो बन ही गया, दूसरा बना रहा हूँ, दूसरा सिर्फ ला रहा है। आगे देख, तो स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ शो करोगे, कैसा रिसीट है, कैपिटल रिसीट्स, कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में, सेकंड जनरल बैलेंस शीट में शो करोगे, कैपिटल रिसीट है, लायबिलिटी साइड जाएगा। जनरल डोनेशन कहाँ शो करोगे, काम है, बड़ा अमाउंट आगे सोचोगे ना, इसको अच्छे पर्पस से आगे काम, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, तो जनरल डोनेशन सुन करके ना बोलना कि सब बस सीधा के सीधा डाल दो इनकम में, नो, if the amount is large you can treat it as a capital risk, लेकिन अगर अमाउंट बहुत कम है तो इसको क्या मान लोगे, एग्जैक्टली। और हमने अभी जस्ट बताया कि अगर एक से ज्यादा ट्रीटमेंट अगर है तो आप इधर वेज में इसको ट्रीट कर सकते हो, जो ट्रीटमेंट करोगे फुट नोट दोगे। क्लियर वन। तो सिचुएशन वन, लार्ज अमाउंट कहाँ गया, बैलेंस शीट में, किस साइड, लायबिलिटी साइड, सिचुएशन टू, स्मॉल अमाउंट कहाँ गया, रेवेन्यू रिसीट, किस साइड, इनकम और एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर। हिंदी में भी आंसर है, ये हम वतन वाले देख लेना। आगे लास्ट टू क्वेश्चन, यू आर कमिंग टू द एंड। 11-15 आज थोड़ा 20-25 मिनट तुम लोग का चले देखें। ग्रांट इन एड गिवन बाय गवर्नमेंट, ग्रांट इन एड क्या है, देखो ग्रांट इन एड उस फाइनेंशियल अमाउंट को बोलते हैं जो गवर्नमेंट या बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है उन ऑर्गेनाइजेशन को जो गैर मुनाफा संस्था है, ताकि उनके एक्टिविटीज कंडक्ट होते रहे रेगुलर बेसिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट इन एड। मतलब अगर इंडिविजुअल दिया ना तो डोनेशन, और अगर गवर्नमेंट और किसी संस्था ने दिया ना तो क्या कहलाएगा, ग्रांट इन एड। बात समझ आया। किसी व्यक्ति से तुमने गिफ्ट मांग लिया, कुछ अमाउंट मांग लिया, वो क्या कहलाएगा, डोनेशन। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई हेल्प करा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई हेल्प करा, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रांट इन एड। क्लियर है। ये आपके उस एनपीओ के वर्क को कंडक्ट करने के लिए किया जाता है। अब ये ग्रांट इन एड भी दो तरह का, कौन कौन, ग्रांट इन एड खास पर्पस के लिए मिला है, तो खास पर्पस के लिए मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, कहाँ शो करोगे, कहाँ शो करोगे, बैलेंस शीट में, किस साइड, लायबिलिटी साइड, और जनरल ग्रांट इन एड क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स, किस साइड शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किस साइड। Is that clear everyone? और लास्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैगजीन बेचे तो क्या होगा, कंज्यूमेबल आइटम अगर आपने बेचा है तो वो कहाँ शो करोगे, स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आपने बेचा है वो भी कंज्यूमेबल आइटम आता है, इसको कहाँ शो करोगे, फिक्स्ड एसेट्स अगर है तो उसका प्रॉफिट और लॉस कहाँ शो होगा। तो एक एक करके देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन ये सब जो स्क्रैप पड़ा हुआ है इसको बेच के जो भी पैसा आएगा इनकम, समझोगे कहाँ शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैसा रिसीट हो गया, कैसा रिसीट हो गया, रेवेन्यू रिसीट। क्लियर है। सेकंड है यहाँ पे कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम जिसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेडिसिन का काउंटर भी होगा, तो वहां से मेडिसिन वगैरह भी आप इशू करते होंगे, तो मेडिसिन यूज हो जा रहा है, कंज्यूमेबल आइटम। आप एक स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा वो सबका सब जैसे खरीदे थे वैसे ही रहेगा हमेशा, ऐसा होता है क्या, यूज हो जाता है। तो जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होंगे या स्पोर्ट्स मटेरियल होंगे, साल भर में जितना इस्तेमाल हो जाएंगे उसको खर्चा मान लिया जाएगा, और जो बच जाएगा उसको asset मान, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम को क्या मानेंगे, जो यूज हो गया है क्या मानेंगे, खर्चा, कहाँ शो करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, और जो बच गया है कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट, किस साइड, एसेट साइड। क्लियर है। अब आ जाइए फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को अगर बेच रहे हैं तो बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा ये इनकम नहीं है। फिक्स्ड एसेट को बेचा तो बिल्डिंग बेच दिया,
अपने ऑर्गेनाइजेशन का, पैसा आया, तो क्या ये इनकम है? लेकिन बिल्डिंग बेचने पे जो प्रॉफिट कमाए, क्या है वो, कहाँ जाएगा? या बिल्डिंग बेचने के टाइम पे जो आपको लॉस हो गया, कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किस साइड? एक्सपेंसेस के साइड। ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत? चलें, अब एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए आप लोग, देखिए टेस्ट। जितना पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया ना, अब यहाँ पे भी सारे क्वेश्चंस डाल देते तो दैट यहाँ पर भी हो। टोटल ना 51 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का, टोटल 51 नंबर है, और बहुत तेजी से बनना चाहिए आप सब लोग। ठीक, हम क्वेश्चन को ग्रुप में भी डाल दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर टेस्ट वहां पे नहीं भी आ रहा है, ऐसे अगर टेस्ट आ जाएगा तो आप उसमें एक एक फील्ड की ऑप्शन करके आप कर सकते हैं। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? ओपन हो रहा है? ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट। चलो प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग, एक तो तुम लोग के ऐप पे है ही है, और मोबाइल पे, हाँ मोबाइल में तो प्रैक्टिस बस दो प्रैक्टिस टेस्ट है, बाकी अपना डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट का ग्रुप बन गया ना? चलो भेजे क्वेश्चन।
देखो जिन लोगों को नहीं मिला है ना, वो लोग मेरे नंबर पे 8051 वाले पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे हम वहाँ पे शेयर करें। जिन लोगों के आप लोगों को नहीं मिला है, किसी लोग से बोलो, अगर ग्रुप में भी नहीं हो तो मैसेज करो 8051 मैसेज करो आप। सबमिट कर दिया, तीन लोगों ने सबमिट कर दिया। अरे पता नहीं आपने जो लिया पेमेंट नहीं किया था ना, आप सबमिट हो गया। हाँ, कॉपी बनाया बना तुम्हें कट के देना है। क्वेश्चन पढ़ रहा है, मेरे फीडबैक पर क्वेश्चन समझ आ रहा है, डिस्कशन के बाद समझ आ रहा है।